Once again, we are through with the topic of compound interest. In the last few sessions, we had discussed the topic of simple interest, which was, as you had been through, you must have remembered that topic was very interesting, and we had been through with the certain questions, facts and formulas which you might have found very interesting as such. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है जो उससे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि सिंपल इंटरेस्ट में आपने ये देखा कि उस टॉपिक में क्या था कि आपके पास एक टाइम लिमिट था, ठीक है। आपने उस टाइम लिमिट को कई बार क्या हुआ कि कभी मंथ्स में डिवाइड कर दिया, कभी ड्यूरेशंस में, डेज आपने कई बार क्वेश्चंस को डेज तक में डिवाइड किया, ठीक है। कि आपने पर्टिकुलर आपको ये बता दिया गया कि आपको फरवरी 5 से लगा के और अप्रैल 10 तक में आपको इंटरेस्ट पे करना है, उसको आपने 365 डेज से डिवाइड किया और फिर आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने उसको मंथ में डिवाइड किया, कई बार इसको आपने ईयर्स में डिवाइड किया, कई बार किसी फॉर्म में डिवाइड करके दिया, लेकिन हर बार आपने इंटरेस्ट को ईयरली या पर एनम फॉर्म में ही डिवाइड किया। लेकिन केस अगर आप देखते हैं तो हर बार ईयरली फॉर्म में ही आया। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कभी कभी क्या होता है कि कई बार देयर आर सर्टन पीपल हु आर इन अ इमेंस यूज ऑफ मनी एंड देन दे डिसाइड दैट वट एवर अमाउंट ऑफ मनी is required to be paid as interest they will pay, but they will get money from some any source available। किसी भी सोर्स से उनको पैसा चाहिए और उसके लिए वो कोई भी अमाउंट ऑफ मनी देने को तैयार है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको ये देखना या ये जानना आवश्यक है कि ऐसे केसेस में जो इंटरेस्ट है या जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है वो किस फॉर्म में पेबल है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि अभी जो आपने मान लिए किसी से आपने 100 रुपये लिए, आज आपने किसी से 100 रुपये लिए, ठीक है। आपने वो 100 रुपये उधार ले लिए, ठीक है। अब आपने कहा कि हम ये 100 रुपये आपको 3 महीने के बाद वापस करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। 3 महीने के बाद आपने वापस करने नहीं कर पाए, ठीक है। अब उस पर एक इंटरेस्ट अमाउंट पेबल हो गया, मान लीजिए 100 रुपये पर 10 रुपये पेबल हो गया। अब 3 महीने के बाद उस पर पेबल अमाउंट कितना हो गया? 110, ठीक है। 3 महीने के बाद आपने वो पैसा पे नहीं किया, तो उसके बाद वापस उसके ऊपर 10% अमाउंट पेबल हो गया इंटरेस्ट के रूप में। तो वो जो 10% अमाउंट पेबल है वो किस पे हो गया? वो 110 पे पेबल हो गया। वापस 3 महीने के बाद आपने उस पर पैसा पे नहीं कर पाया, तो क्या हुआ? वापस उस जो पैसा 110 प्लस 10% और वापस उसके ऊपर 10% और वो पेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब तक आप वो पैसा कंप्लीटली पे नहीं कर देते हैं तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल होते जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास एक लीनियर फॉर्म में इंटरेस्ट पे करना ही होता है कि आपको सालाना या ईयरली फॉर्म में आपको 6 मंथली, ईयरली या किसी भी एक फॉर्म में आपको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। 10% फिक्स है तो 10% आपको हर बार हर ड्यूरेशन में आपको 10% ही अमाउंट पे करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास अगर 10% पे कर दिया तो 100 रुपये पे 10% एक बार पे कर दिया तो अगली बार के लिए क्या हो गया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस 10%, अगली बार के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट तय हो गया कि 100 रुपये पे 10 रुपये तो 10% 110, अगली बार के लिए वो प्रिंसिपल बन गया। तो हर बार प्रिंसिपल चेंज होते रहता है, हर बार प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो गया? रेसिप्रोकेटल वैल्यू, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, हर बार प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसे फॉर्म में जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको
यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें एक जो कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेज हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर इस केस में हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल, जो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, जो प्रिंसिपल है वो अगर P है, प्रिंसिपल P है, तो फिर भी जो रेट परसेंट है वो R% रहेगा। प्रिंसिपल P रहता है तो जो हमारा रेट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो फिर भी हमारा R% ही रहेगा, फिर भी वो R% ही रहेगा। ठीक है, और कैसे पेबल होगा, वो भी पर एनम पे पेबल होगा। वो भी कब पेबल होगा, पर एनम ही पेबल होगा, वो भी पर एनम पेबल होगा। ठीक है, और टाइम क्या होगा, यहाँ पे टाइम में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टाइम रहेगा, यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, वो n ईयर्स रहेगा। n ईयर्स या जो भी आप डिसाइड करेंगे वो n, उसको हम n ईयर्स में, n मंथ्स में, या जो भी पीरियड रहेगा हम उसमें डिवाइड करते हैं। जो ड्यूरेशन है वो n में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर्मुलेशन में लेकर आते हैं, अगर हम इसको फॉर्मुलेशन में लेकर आते हैं तो वो हम अभी तक क्या निकाल रहे थे, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, अब आप फॉर्मूला अगर ध्यान में हो आपको, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। हम क्या निकालते थे, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। क्या था फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T/100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम/100, हमको क्या मिलता था, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए अमाउंट 100 था, आपने प्रिंसिपल अमाउंट 100 था और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 आ गई। ठीक है, तो अमाउंट पेबल कितना हो गया, 100 प्लस 10 इक्वल टू 110। ये क्या हो गया, अमाउंट आपने यहां निकाल लिया, कितना आ गया, 110। ये आपने अमाउंट बाद में निकाला। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं, तो हम इंटरेस्ट निकालने के बजाय हम सीधे अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल, यहां पे लिख दिया 1 प्लस R/100, R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। जहां पे आप क्या निकाल रहे हो, आप सीधे अमाउंट निकाल रहे हैं। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बजाय सीधा अमाउंट निकाल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद आपका अमाउंट क्या आएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बजाय आप क्या निकाल रहे हैं, आप सीधे अमाउंट निकाल रहे हैं कि प्रिंसिपल पे आपका सीधा अमाउंट क्या आएगा। ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये नंबर ऑफ ईयर्स हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक केस तो ये हो गया, ठीक है, जहां पे अगर अमाउंट आपका अगर ईयरली पेबल है, ये किस केस में है, ये किस केस में है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ये कौन सा केस है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस वो होगा इफ
इसको हम कहाँ लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर मान लीजिए वही इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेबल है तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट तो यही रहेगा, इक्वल टू पी यही रहेगा, अंदर क्या चेंज आएगा, 1 प्लस, इसमें आर में क्या चेंज आएगा, आर में चेंज आएगा R/2 अपॉन 100, और ऊपर क्या चेंज आएगा, यहां पे हो जाएगा 2n, क्या चेंज आएगा 2n, यहां पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। पहला केस, इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एक साल में अगर आपको सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो अमाउंट क्या आ जाएगा, P 1 + R/100 पावर n, एक केस। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/200 और यहां पे पावर 2n, एक दूसरा केस। तीसरा केस एक और देखें आप, इफ अमाउंट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तीन केस हो गए। पहला केस क्या हुआ, पहला केस हो गया कि इफ अमाउंट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और तीसरा इफ अमाउंट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर वही इंटरेस्ट अगर आपका क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, सिंपल एज दैट, अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/4/100, यहां पे क्या हो जाएगा 4n। अब आप देखें, एक ही चीज के कितने सारे बाइफर्केशन हो गए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि हमने ये बाइफर्केशन क्वेश्चंस की बेसिस पे देखे, यही बाइफर्केशन हमने वहाँ पे क्वेश्चंस के आधार पे देखे थे कि जहाँ पे आपको टाइम लिमिट्स अलग अलग बाइफर्केट करके दे रखी थी, कभी डेज के बेसिस पे, कभी हाफ ईयरली बेसिस पे, कभी आपको कह लीजिए एनुअली बेसिस पे, कभी हाफ ईयरली बेसिस पे, कभी मंथ्स के बेसिस पे, कभी डेज के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे दे रखा था। तो हमने अकॉर्डिंगली सिंपल इंटरेस्ट को अलग अलग उस पर डिवाइड किया, लेकिन हर बार हमारा जो इंटरेस्ट था वो एनुअली डिवाइडेड था। हर केस में हमको जो इंटरेस्ट था वो एनुअली ही लेना था। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप देखिए कि आपको तीन केस तो यही हो गए, जो पहला केस क्या है कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, सिंपल फॉर्मूला P, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें, बेसिक फॉर्मूला P 1 + R/100 की पावर n, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया कि जहां पे इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है। दूसरा केस क्या हो गया, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपने अगर 100 रुपये उधार लिया, सिंपल मैं बताता हूँ, इफ यू हैड टेकन 100 रुपीज एज अ लोन एंड 10 रुपीज आर बीइंग चार्ज एज अ इंटरेस्ट, ओके, तो फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 110 rupees you had already been charged, and for the second half of the year 110 will become a principal, and for the second half of the year 110 will be charged as a principal and another 10% you are supposed to pay as an interest। 110 रुपए पे वापस 10% का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब यहाँ पे 100 रुपए पे 10 रुपए इंटरेस्ट पे हो रहा है एक बार में, यहाँ पे 100 रुपए पे 10 रुपए एक बार इंटरेस्ट, तो 110 रुपए आपका क्या हो गया,
प्रिंसिपल हो गया एक बार, और अब वापस 110 रुपये पे 10 रुपये आप दे रहे हैं क्या, इंटरेस्ट के रूप में। यहाँ पे क्वार्टरली का मतलब आपको वही इंटरेस्ट 4 बार पे करना पड़ रहा है। 100 रुपये पे 110 रुपये एक बार, 100 रुपये पे 110 रुपये दूसरी बार, 100 रुपये पे 110 रुपये 3 बार, 100 रुपये 110 रुपये चौथी बार। तो ये हर बार आपको मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है केवल बस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, आगे चलें। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। 3 कैसे क्लियर हो गए, ये लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे दूसरा इसके अलावा और केसेस लेते हैं। फॉर्मूलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ आगे क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो समझ में नहीं आएंगे। अगर हमको ये बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आई तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का मीनिंग नहीं है। फिर क्या केस आया, when rates are different for different years। ठीक है, जैसे आपको अलग अलग साल में, जैसे मान लीजिए कि R1% एक साल में हो गया, R2% एक साल में हो गया, R3% एक साल में हो गया, और डॉट 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 सो ऑन। मतलब आपको हर एक साल में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तब क्या करेंगे? अभी तक क्या था, जो आपने 3 केसेस देखे उसमें क्या था कि आपको हर साल 10% के हिसाब से ही कंपाउंड हो रहा है। जो आपने 3 केसेस देखे कि अगर आपका इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो ठीक है, साल में 1 बार कंपाउंड हो रहा है, साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है, साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए समझना आसान है, देना आसान है, उसको कैलकुलेट करना आसान है। लेकिन अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, साल में पहले साल में आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है, चौथे में अलग है। जनरली ये केस कहाँ पे होता है? जनरली ये केस होता है जहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड्स या इस तरह के और कोई इमोल्यूमेंट्स ले रखे हैं, वहाँ पे ये केसेस आपको देखने में आते हैं कि पेनल्टीज लग के और किसी केसेस में आके आते हैं। जैसे जैसे ऐसे ऐसे आप डिफ़ॉल्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफ़र होते जाते हैं ना। अब खैर अभी तो आप स्टूडेंट हैं, अगर मे बी शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा एक स्टेप आगे होंगे, जॉब में होंगे, या शायद मतलब कि एक लेवल आगे जा चुके होंगे, जॉब कर रहे होंगे, या शायद क्रेडिट कार्ड्स बना रखे होंगे, और भगवान न करे शायद आप डिफ़ॉल्टर हों। तो आप ये देखते होंगे कि आप जैसे जैसे डिफ़ॉल्ट करते जा रहे होंगे, वैसे वैसे करके आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली या बाई एनुअली या मंथली बेसिस पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफ़र हो रहे होंगे, जो शायद आपने कभी ध्यान भी नहीं दिए होंगे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफ़र क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ अपने बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जब इस बेसिस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या होगा कि अगर यहाँ पे ऐसा केस है, देन अमाउंट इक्वल टू, उस केस में क्या होगा, देन अमाउंट इक्वल टू, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको फिक्स सही है 1 + R1, 1 + R1/100 पहला केस, ब्रैकेट बंद, कुछ नहीं करना है। 1 + R1/100 पहला केस। दूसरा केस 1 + R2/100 दूसरा केस,
क्लोज। तीसरा केस 1 प्लस R3/100, तीसरा केस एंड सो ऑन। ये आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितनी बार भी ये चेंज होगा, जितनी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, उतनी बार आप ये निकालते चले जाएंगे। ठीक है, आप इसको देख लें एक बार। ये जितनी बार भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, उतनी बार आप इसको चेंज करते चले जाएंगे। पहले साल में इतना था, दूसरे में इतना था, तीसरे में इतना था। मतलब ये क्या हो रहा है, ये बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है आपको। बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। साइन नहीं है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको पे करना है। ऑब्वियसली ये आपको पे करना है, तो अगर आपको पे करना है तो हर बार ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हर बार आपको ये पे करना है। ठीक है, तो ये एक केस तो ये हो गया। ठीक है, फिर एक केस इसमें और आएगा जिसको हम प्रेजेंट वर्थ पे काउंट करते हैं। जिसको हम किस पे काउंट करते हैं, प्रेजेंट वर्थ पे। क्या केस है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹X। अब ये थोड़ा सा कह लो कि समझने वाली बात है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। ऐसे तो जनरली आप कह लें कि ये बेसिक प्रोजेक्ट्स में आता है कि आप इसके बेसिस पे कुछ एक प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं कि किसी गिवन प्रोजेक्ट की वैल्यू आज की डेट में क्या है। ठीक है, कि 10 साल के बाद वो कितना रिटर्न देने वाला, तो उसके बेसिस पे आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। या और भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। खैर एनी हाउ, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है। तो प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹X ड्यू n ईयर्स, ड्यू n ईयर्स hence, ड्यू n ईयर्स hence is given by। अब ये स्टेटमेंट समझ लें पहले आप। ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹X ड्यू n ईयर्स हेंस। मतलब n ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर वो देना है तो वो हम कैसे देंगे, हम देंगे प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू, प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू X डिवाइडेड बाई 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100 पावर n। सिंपल एज दैट। अब आप देखिए इसको। ठीक है, ये प्रेजेंट वर्थ हो गई कि जो n ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। वहां पे हमने क्या दे दिया, प्रेजेंट वर्थ X अपॉन 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, इसके बेसिस वैल्यू दे दी। ठीक है, तो अब ये टोटल फॉर्मुलेशन हो गया जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास बेसिक फॉर्मुलेशन वही है। आपके पास बेसिक फॉर्मुलेशन वही है कि प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, ईयर्स वही है, लेकिन इनका कैलकुलेशन डिफरेंट हो गया। इनका कैलकुलेशन डिफरेंट हो गया। हर बार कैलकुलेशन हर बार डिफरेंट हो गया। ठीक है, कि अगर आपने इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो क्या होगा, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो क्या होगा, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो क्या होगा, अगर आपको रेट जो है वो डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट है तो क्या होगा, अगर आपको प्रेजेंट वर्थ निकालनी है तो क्या होगा। आपने ये 5 अलग अलग केसेस हैं जो आपने देखे। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मुलेशन है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके सामने आया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो आपको फास्ट और स्मार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो फास्ट करना पड़ेगा पहली चीज़,
और दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट करना पड़ेगा, ताकि ये काम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, फटाफट सॉल्व हो और आपके पास कैलकुलेशन जल्दी जल्दी आ जाए। ठीक है, तो हर बार बहुत इसमें कैलकुलेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा आती है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह आपको बेसिकली फटाफट 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 ऐसे नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन हैं जो बेसिक हैं, जो मतलब कह लीजिए कि एग्जैक्ट फॉर्म में वहीं के वहीं अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन बस आपको वहीं के वहीं निकाल के और आइडेंटिफाई कर लेने कि हाँ इसकी वैल्यू यही, हर बार इसकी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, 1+1/100 की वैल्यू वही सेम हर बार फिक्स है, तो 1+1/100 की वैल्यू आपको हर बार वही रख के दे देनी है। हर बार वही फिक्स वैल्यू है तो हर बार वही फिक्स वैल्यू आपको दिखानी है। तो ये मतलब अभी क्वेश्चंस में आएंगे तब वो चीज़ देखेंगे। एनी हाउ, खैर ये फिलहाल तो अभी आप इसको देखें कि अपने को देना कैसे है वैल्यू। ये इम्पॉर्टेंट किस लिए हम आपको बताते हैं, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जब आप अभी इसको आगे लेकर जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में, जब इसको आगे लेकर जाएंगे तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, या फ्यूचर में जब आप एमबीए करेंगे तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट आपके सामने आएगा, या आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जब भविष्य में शायद सीए करने के लिए या आईसीडब्ल्यूए करने के लिए या सीएस करने के लिए आगे जाएंगे, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बेसिक कंपोनेंट जो है ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आप इसको मतलब आप कह लेना कि जिसको आउट ऑफ द बॉक्स समझ के छोड़ देते हैं, अरे इसका तो क्या करना है, ये हमारे काम आने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है देख लेंगे जब आएगा तब। लेकिन नहीं, कोई भी चीज़ बेकार समझ के छोड़ देना शायद बहुत आसान काम है, लेकिन उसको इनकलकेट करना, समझना, याद रखना और उसको प्रैक्टिस में लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अगर एक बार वो पकड़ में आ गया तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाला चीज़ है। ठीक है, जो आपने एक बार समझ लिया और उसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ गए, फिर वो हमेशा आपके काम आएगा लाइफ में, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे वो चीज़ आपके सामने आएगी और आपको याद आएगा कि नहीं हाँ हमने ये चीज़ सीखी थी और ये चीज़ आज मेरे काम में आई। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप इसको समझें, इसको यूज़ में लेकर आएँ, प्रैक्टिस करें। जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके पास कंटेंट आएगा, जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, बुक्स आएंगी, मटेरियल आएगा, उसमें से इसको देखें, समझें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस में लेकर आएँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट सबको मालूम है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। क्वेश्चंस भी आपने देखे, कोई ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी नहीं, लेकिन हाँ जहाँ तक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है ये थोड़ा सा मुश्किल है, समझना मुश्किल है, प्रैक्टिस में लेकर आना मुश्किल है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, खैर एनी हाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी तक आपको ये क्लैरिटी इसकी आ गई होगी, तो हम इसको लेकर क्वेश्चंस पे लेकर आते हैं चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना सिर्फ इतना पड़ेगा कि सॉल्यूशंस पे, कि जो शॉर्टकट्स हैं या जो वैल्यूएशंस हैं वो आपको ध्यान रखना, और इसका ये प्रैक्टिस में लेकर आना वो इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। जैसे हम बहुत बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 at 4% per annum for 2 years
कंपाउंडेड एनुअली। देखो कितना आसान सा सवाल है। क्या दे रखा है आपको? प्रिंसिपल दे रखा है, आर दे रखा है, एन दे रखा है। ठीक है, पी कितना दे रखा है भाई साहब? सॉल्यूशन देखें आप, पी दे रखा है 7500। ठीक है, आर दे रखा है कितना? 4%। एन दे रखा है कितना? 2। क्या बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपको सीधे क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। $7,500 तो ये हो गया। 1 प्लस आर कितना है? 4/100 पावर कितना हो गया? 2 और ये ब्रैकेट। अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो वो देखो आप। वन प्लस 4/100 को आप सॉल्यूशन देखें, आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख लें। 4/100 को हम और क्या लिख सकते हैं? 1/25 लिख सकते हैं। 4/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/25। तो 1 प्लस 1/25 को और क्या लिख सकते हैं हम? 25 तो ये होगा 25। ठीक है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 25 प्लस 1 26/25 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7500 मल्टीप्लाइड बाई 26/25 मल्टीप्लाइड बाई 26/25। ठीक है, आ गया? सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। सिंपल सिंप्लीफिकेशन ही करना और कुछ नहीं करना। आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, एक बार तो कर दिया। ठीक है, 1 प्लस 4/100 का होल स्क्वायर दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपने 1 प्लस 4/100 को सोल्यूशन निकाल दिया कि 4/100 को क्या लिख दिया? 1/25। तो 1 प्लस 1/25 क्या लिख सकते हैं? 26/25 लिख दिया। 7500 यहाँ पे आप इसको अमाउंट लिख दें। ठीक है, 7500। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। 300 तो यही आ गया भाई। ठीक है, और 25 से आप इसको वापस चल लेते हैं 25 से, तो 4 4 8 4 12। ठीक है, ये 12 आ गया यहाँ पे। 26 का होल स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको होल स्क्वायर पता है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है केवल। तो आपको कितना आ गया? 26 इंटू 26 इंटू 12, ये आपका अप्रोक्सीमेटली मैं बता देता हूँ आपको, 8112 समथिंग आ जाएगा। 8112 आ गया। 7500 आपका प्रिंसिपल था। अमाउंट कितना आ गया? 8112। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई साहब? 8112 माइनस 7500। ठीक है, इसको आप माइनस कर लो कि 8112 माइनस 7500 कितना आ जाएगा? इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसका लमसम आपका 600 कुछ 612 615 नहीं 612, ये RS 612 ₹612 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्मार्ट कैलकुलेशन है वो आपके काम आने वाली है। स्मार्ट कैलकुलेशन जो है वो आपके काम आने वाली है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, अगर आपने इसको स्मार्टली कैलकुलेट कर लिया तो फिर ये काम जल्दी हो जाएगा।
ये जो 4/100 लिखा हुआ है या यहाँ जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, अगर वो थोड़ा सा आपने स्मार्टली कैलकुलेट कर लिया तो ये काम आसान होने वाला है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अमाउंट आएगा, आपका आंसर यहाँ नहीं आएगा। आपका आंसर कब आएगा? आपने अमाउंट निकाल लिया 8112, आपको इस अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस करना है, तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, जो कि कितना आया? 612 रुपीज़ आया। आपका आंसर तब आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका आंसर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आप बेसिक कैलकुलेशन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जो आप जूनियर क्लासेस में सीख कर आए थे वो सब यहां काम पर आने वाला है। इसको भी रफ कर देते हैं, यहां पर रफ काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 at 15% per annum, sorry, at 15% per annum for 2 years 4 months. For 2 years 4 months, for 2 years 4 months, compounded annually. For 2 years 4 months, compounded annually. अब ये थोड़ा सा इशू बन गया कि अभी तक आपने क्या कर रखा था, आपको सीधे सीधे ईयर मिल रहे थे, आप फॉर्मूले में रख रहे थे और निकाल रहे थे। अभी क्या हो गया, अब आपको 2 साल और 4 महीना मिल गया। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल तो कितना हो गया भाई? 8,000, कोई दिक्कत नहीं है। आर कितना हो गया? 15% हो गया। ठीक है, ये भी कोई समस्या नहीं है। अब टाइम कैसे देखोगे? टाइम जो एन आपको दे रखा है, ठीक है, एन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको एक तो 2 साल दे रखा है, यहां तक तो ठीक है। जो आपको 4 महीने दे रखे हैं उसका क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, 4/12 कर दो। 4/12 कर दिया। ठीक है, 4/12 करने पे इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं? 4/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। इसका मतलब टोटल टाइम कितना हमारा हो गया? टोटल टाइम हो गया 2:1/3 ईयर्स। 2:1/3 ईयर्स, 2:1/3 ईयर्स टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो अब हम अमाउंट निकालते हैं। देखें आप कैसे निकलेगा। हर चीज का सोल्यूशन है। अमाउंट इक्वल टू, फिर हम ऐसे निकालेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा, इतना ही तो होगा। ब्रैकेट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इतना ही तो होना है ना, और कुछ नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे 8,000 आ जाएगा, सिंपल। 8,000 आपको ऑलरेडी दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ ले लिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। 15/100,
यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ भी कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये कहा गया कि आपको डिफर्ड, जहां पे आपने देखा था कि क्या था कि जहां पे आपको सालाना बेसिस पे डिफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था, आपने फॉर्मूला देखा था ना अभी, R1 R2 R3 वाला फॉर्मूला देखा था, ठीक है, R1 R2 R3 का फॉर्मूला था, वो सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लीकेबल होगा। क्या होगा? 1, क्या होगा? 1 प्लस वापस क्या होगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100, ठीक है, पावर में कुछ नहीं आएगा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा रह गया, इसको थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम इसको बड़ा कर देते हैं, बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको और बड़ा कर दो थोड़ा सा, ये लो, अब आ गया बराबर। ठीक है, इसको यूं कर दीजिए। ठीक है, क्लियर आ गया? ये क्लियर आ गया? अमाउंट कैसे निकाला? 8000 तो ये प्रिंसिपल दे रखा है आपको, 1 + 15/100 आपको ऑलरेडी गिवन है, ये 2 ईयर्स आपको ऑलरेडी गिवन है, एन आपको दे रखा है, 1 प्लस, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं तो क्लियर आ जाएगा, ये 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 1 प्लस। ठीक है, अब ये 1/3 क्या है? 1/3 क्या है? 1/3 डिफर्ड आ गया, ये वाला 4 महीने वाला, 4 महीने मल्टीप्लाइड बाई 15 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100। अब इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 8000 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लाइड बाई, अब 15/100 को और क्या ले सकते हो आप? 15/100 को आप ले सकते हैं, 15/100 को यहाँ देख लें आप क्या ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं 15/100 को आप ले सकते हैं 3/20, तो 1 + 3/20, 20 आ गया, 20 + 3, 23/20 ले सकते हैं, 23/20। ठीक है, तो ये 2 बार है, तो 23/20 एक हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 23/20 एक हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई वाला क्या आएगा? 1/3, 21 बाई कितना आ जाएगा? 21 बाई कितना आ जाएगा? 21/20 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें आप, 21/20, 15, 3 5 जा 15, ठीक है, 21/20 आ जाएगा। ये आ गया आपका सोल्यूशन यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो 23 × 20 × 21, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना आ गया? 11,109, 11,109 रुपये आपकी वैल्यू आ जाएगी, 11,109 रुपये। अमाउंट कितना आ गया? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अमाउंट इक्वल टू 11,109 रुपये आपका अमाउंट हो गया। तो इसको आप 8,000 से माइनस कर दीजिए, 11,109 रुपये माइनस 8,901 3,109, 3,109 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब आप देखें, कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आप इसको हम और 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, फिलहाल दैट्स ऑल फॉर नाउ।
So we will take up some other questions in the next session. Okay, thank you.